हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कवर अप हो चुका है। जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी जो भी बुक आपको पढ़नी है, अगर उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस या फिर थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस पढ़ना है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। जियोग्राफी ऑनर्स का है ये, और मतलब अगर कहीं पे भी आइसोस्टेसिस पढ़ना है तो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के जरिए पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मतलब जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस में, वो सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सब क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आइसोस्टेसिस। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब आइसोस्टेसिस। तो एक तो कि मैंने 5 मार्कर क्वेश्चन कराने शुरू करे हैं, या फिर 10 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, 15 मार्कर हो, सारे एक ही में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो डायरेक्टली व्हाट इज आइसोस्टेसिस या फिर डिस्क्राइब आइसोस्टेसिस पूछेंगे, इससे ज़्यादा 5 मार्कर में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर वही आपका 10 मार्क का जाता है या फिर 20 मार्क या फिर 15 मार्क का, तब जाकर के उसमें जैसे कि अगर 10 मार्क का होगा तो 10 मार्क में सिर्फ किसी एक स्कॉलर का नाम दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस दिखाना होगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर के 10 मार्क का हो जाएगा। और अगर वही 15 मार्क का हुआ, 20 मार्क का हुआ, तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन अलग तरह से दिया जाएगा, डिस्क्राइब एरीज एंड प्रैट्स व्यूज ऑन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन और लगा दिए गए, जैसे कि 2 स्कॉलर्स के नाम दे दिए गए। तो अब इसको डिस्क्राइब करना इन डिटेल पड़ेगा हमें। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले हम आइसोस्टेसिस को डिस्क्राइब करेंगे, जितना हमें पता है उतना लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, एरीज एंड प्रैट का बारी बारी से व्यूज लिख देंगे कि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इट इज द मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन अर्थ्स क्रस्ट। आइसोस्टेसिस क्या है? तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है अर्थ्स क्रस्ट में, जैसे कि अपर स्टैंडिंग पार्ट्स होगा लाइक प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा, एंड जो लो लाइंग पार्ट्स हैं जैसे कि ओशन फ्लोर हो गया, इनके बीच में जो एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोस्टेसिस कहते हैं। एंड मेंटल ऑन द रोटेटिंग अर्थ, या वो ओशन फ्लोर हो सकता है लो लाइंग पार्ट, या फिर वो मेंटल हो सकता है। मेंटल और जो अपर क्रस्ट है उसके बीच में जो एक स्टेबिलिटी बनी हुई है उसको हम आइसोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इट मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन बाउंसी फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये चीज़ मैंने नहीं बताया था, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे पूरा, तो ये बताया नहीं था, तो आप नहीं भी लिखोगे इसको तो चलेगा। और अगर पता है आपको कि कौन सा फोर्स किधर इसको खींचता है, जैसे कि बाउंसी फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचता है क्रस्ट की तरफ, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचता है, तो ऐसे ऊपर नीचे की तरफ खिंचाव होता है तो दोनों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें पता है तो हम ऐड करेंगे, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ तक डायरेक्टली लिख सकते हो। एंड देन हम क्या करेंगे, अब आइसोस्टेसिस की शुरुआत करें कि किस तरह से ये आया, कौन स्कॉलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले इसको लाया, इस वर्ड को, इस वर्ड का यूज़ किया, क्या मतलब होता है, कौन से वर्ड से आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें राइट डाउन करेंगे। The word isostasis is derived from Greek word isostasias, which means equal standing or equipoise. ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ था तो ये चीज़ें हम लिखेंगे। उसके बाद द टर्म आइसोस्टेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट क्लियरेंस या फिर सी डटन in 1889 to indicate the state of balance which exists between large standing areas of the earth's surface, mountain ranges and plateaus. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन्होंने किस चीज़ को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया था? तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस को दिखाने के लिए यूज़ किया था इस वर्ड का, जो कि एग्जिस्ट करता है लार्ज अप स्टैंडिंग एरियाज और लो लाइंग एरियाज के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है तो आप लिख लेना कि ये जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उनके बीच में और अप स्टैंडिंग पार्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लो लाइंग एरिया हमारा छूट गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि कौन से स्कॉलर ने इसको डिराइव किया था इस वर्ड से, और किस ग्रीक से आया था, जर्मन से आया था, फिर लैटिन वर्ड है, ये क्या है, तो वो हम लिख लेंगे और उसका मीनिंग लिख लेंगे। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ तक क्लियर होती हैं। अब उसके बाद ये थ्योरी क्या कहती है? बेसिक तो हमें पता चल गया ना कि एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, तो इसकी थ्योरी क्या कहती है? द थ्योरी सेज दैट द लेस डेंस मटेरियल ऑफ द अर्थ सरफेस सियाल मस्ट फ्लोट ओवर द डेंसर मैग्मा सीमा ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है आइसोस्टेसिस की वो कहती है कि जो डेंस मटेरियल है अर्थ सरफेस का, जैसे कि सियाल हो गया, ठीक है, जो क्रस्टल एरियाज हमारे वो फ्लोट करते हैं कहाँ पे? जो डेंसर मैग्मा है
ओके जो ऊपर वाला है वो कम है, ठीक है, वो क्या है, डेंस है, और जो मैग्मा हमारा वो क्या है, डेंसर है। तो डेंसर मैग्मा में क्या करता है, अपर क्रस्ट हमारा जो सियाल है वो तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, ठीक है। तो थ्योरी हमारी ये कहती है। तो अब आइसोस्टेसी का हमें पता चल गया इतना। अगर वही सिर्फ आइसोस्टेसी 5 मार्क का आया हुआ है तो आप इतना लिखोगे, उसके बाद आप लिख सकते हो कि देयर आर मेनी व्यूज ऑफ स्कॉलर्स ऑन दिस थ्योरी, ऐसे करके आप स्कॉलर्स का नाम लिख सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 5 मार्क का पुराना भी तो है ना, हमें कंप्लीट भी तो करना है वर्ड लिमिट और पेज लिमिट। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं, इसमें अलग अलग स्कॉलर्स का नाम ऐड कर देंगे, तो क्योंकि वो आइसोस्टेसिस से रिलेटेड है इसलिए हमें इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जब हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें इस वर्ड को, जिनका भी हम यूज लिख रहे हैं या फिर जो भी सेकंड क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है उसको सामने दिख जाए कि हाँ सेकंड क्वेश्चन भी इसने करा है और किस तरह से किया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब एरीज के व्यू हैं, सबसे पहले हमें लिखना है एरीज एंड प्रैट है। तो एरीज के व्यूज क्या हैं, किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो एरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट आइसोस्टेसी। ये चीज़ है कि आइसोस्टेसी के बारे में उन्होंने क्या किया, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, और ये फर्स्ट इंसान थे, भले ही वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट किया गया हो ना किया गया हो डजेंट मैटर, लेकिन इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट इंसान है। एज पर एरी के अकॉर्डिंग क्या है, continents are made of lighter material Sial and they are floating on denser material made of Sima। तो theory of isostasy भी यही कहता है कि जो dense material Sial है वो denser material made of सीमा पे क्या करता है, फ्लोट करते रहता है, ठीक है। पहला इनका व्यू है। दूसरा क्या है, तो continent have the same density, hence to keep balance the height of mountain is a proportion to depth root underneath। ओके तो जो कॉन्टिनेंट्स है उन सबकी क्या है, सेम डेंसिटी है। अब जितने भी अपर हैं कॉन्टिनेंट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी है प्लेट्यूज प्लेन्स जो भी ले लो, सबकी डेंसिटी क्या है, सेम है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ही यूज द बोट एंड आइसबर्ग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। बोट वाला मैंने बताया हुआ है, और आइसबर्ग वाली जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो उस टाइम मैंने आइसबर्ग वाला शायद बताया था, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, तो इन्होंने इसका यूज किया है। यूज द बोट एंड आइसबर्ग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। बोट किस तरह से फ्लोट करते रहता है, आइसबर्ग किस तरह से फ्लोट करते रहता है, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज किया है आइसोस्टेसी को बताने के लिए। अ लार्ज पार्ट ऑफ बोट एंड आइसबर्ग रिमेन्स इन द वाटर टू कीप इट बैलेंस। जब बोट तैरता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका लार्जर पार्ट होता है ऐसे पानी में डूबा हुआ, तभी जा करके बैलेंस बना रहता है। जो आइसबर्ग्स होते हैं हमारे, वो भी क्या है, वो भी काफी अंदर तक ऐसे पानी में रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। इन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बोट्स, हिमालय इज फ्लोटिंग ऑन सीमा एंड लार्ज पार्ट ऑफ हिमालयन रूट्स डीप डाउन इन सीमा डेंसर रॉक टू कीप इट अफ्लोट। इन्होंने इसी के बेसिस पे, बोट वाले बेसिस पे बोलो या फिर आइसबर्ग वाले बेसिस पे बोलो, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताया कि हिमालयन सेम एज क्या करता है, ये फ्लोट करते रहता है, जो डेंसर सीमा है ना उसमें, इसका एक रूट अंदर जाता है, हिमालयन माउंटेन का एक पार्ट जो है नीचे जाता है, और ये फ्लोट करते रहता है कहाँ पे, जो डेंसर सीमा है हमारा उसमें। अब ऐसा नहीं कि फ्लोट करते करते कहीं जाता नहीं, वो वहीं पे, ठीक है, स्थिर है। ओके ये चीज क्लियर हुआ। And the individual peak and valleys of mountains need not to be separately balanced as the crustal rock have enough strength to maintain minor relief। और क्या कहा इन्होंने कि जो हमारे individual peak हैं, valleys हैं, अलग अलग plains ले लो और plateaus ले ले, तो सबको अलग अलग हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा क्रस्ट है ना, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सबको एक साथ बैलेंस करके रखता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें दे दी, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट दिया, क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया, तो क्रिटिसिज्म भी तो आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सारे लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि कोई स्कॉलर आया और उनको लगा कि नहीं नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो थोड़ा अलग है, वो गलत हो सकता है, हम इसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि द डेंसिटी ऑफ माउंटेन्स प्लेस एंड प्लेट्यूज नीड नॉट टू बी सेम। तो इन्होंने क्या कहा कि अपर पार्ट जो क्रस्ट जो है उसकी डेंसिटी कंप्लीटली सेम है, जो हमारी कॉन्टिनेंट्स है, जितने भी अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट है, सबकी डेंसिटी क्या सेम है। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है कि ये कभी सेम हो ही नहीं सकते हैं, सारी चीजें सेम नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि सिंपल है ना कि जो माउंटेन्स है वो काफी बड़े होते हैं, प्लेट्यूज उनसे छोटे होते हैं, तो सबकी डेंसिटी सेम कैसे है, ठीक है। ये चीजें क्रिटिसिज्म में आई। उसके बाद दूसरा क्या है, द वेरी लॉन्ग रूट ऑफ हिमालयन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर इन सीमा। दूसरा ये आया क्रिटिसिज्म कि हिमालयन जितना माउंटेन बड़ा है
उतना बड़ा अगर हम उसका रूट रखेंगे, जो कि सीमा में बोला हमने कि तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो अगर उतना बड़ा रूट रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रूट मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एंड जिसकी वजह से कोई भी चीज़ वहाँ पे सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती, वो लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया, तो हमने एरी का व्यू इतना लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रैट के व्यूज़ भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू प्रैट लिखेंगे जो भी चीज़ें हमें मालूम है, क्योंकि हम 20 मार्क क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ था, तो उसको हम क्या कर रहे थे, सेंटेंस वाइज पूरा लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है, जो हमें मेन पॉइंट्स लगे हैं बस उनको नोट कर दिया है हमने। ठीक है, तो आप पूरा सेंटेंस वाइज भी लिखो, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको पेज भी फिलअप करना होता है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, सेंटेंस वाइज करके लिख सकते हो। According to Pratt, the density of mountains, plains and plateaus is different. Pratt के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेंसिटी है माउंटेन्स की, प्लेन्स की और प्लेट्यूज की, वो डिफरेंट है। एरी ने क्या कहा कि जो डेंसिटी है वो सबकी सेम है, लेकिन प्रैट का कहना है कि ये डिफरेंट है। तो दोनों को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि इनका क्या कहना है और इनका क्या कहना है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आ गई, डेंसिटी वाली बात। उसके बाद है द डेंसिटी ऑफ माउंटेन शुड हैव लोअर देन द डेंसिटी ऑफ प्लेट्यूज, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को लिखना है कि इन्होंने बताया कि जो रिलेशनशिप है हाइट एंड डेंसिटी का, वो इनवर्स है। मतलब कि हाइट ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर हाइट कम होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कि हाइट ज़्यादा है डेंसिटी कम है, इसके बेसिस पे बताया कि माउंटेन की हाइट ज़्यादा है लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, एंड प्लेट्यूज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और हाइट इसकी क्या है, कम है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद है हिज आइडिया इज द यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेराइंग थिकनेस। इनका क्या आइडिया था कि जो डेप्थ है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है विथ वेराइंग थिकनेस, अलग अलग थिकनेस के बाद भी इनका क्या है, यूनिफॉर्म डेप्थ है। ठीक है, मतलब कि ये जो डेप्थ है इनका यहाँ पे एकदम सेम है। ओके, अब ये इन्होंने किस तरह से बताया था ना, मतलब किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने इनके व्यूज भी प्रेजेंट कर दिए, एरी एंड प्रैट का दोनों का हो गया। अब हम दोनों के जो हमारे पास डायग्राम अवेलेबल होते हैं हम उसको बना लेंगे। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, एक बार आप देख लो, समझ में आ जाएगा। एरी का क्या कहना है कि जितने भी क्रिस्टल पार्ट है हमारे, सबकी डेंसिटी क्या है, सेम है। ओके, एंड प्रैट का क्या कहना है कि जितने भी हमारे क्रिस्टल पार्ट हैं उनकी डेंसिटी सेम नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3.0 है, यहाँ पे 4.0 है, यहाँ पे 5.0 है। इनका क्या कहना है कि जितना ज़्यादा लार्जर हमारा ब्लॉक ऑफ कॉलम होगा, जितना लार्जर हमारे पास क्रिस्टल एरियाज होंगे, उतना ही कम उसका डेंसिटी होगा, और जितना छोटा, जितना स्मॉलर हमारे पास कॉलम होगा उतना ही ज़्यादा इसका डेंसिटी होगा। ठीक है, और क्या कहना है इनका कि एक लिमिट के ऊपर, ठीक है, एक लाइन के पास क्या होता है कि यूनिफॉर्म डेप्थ होता है इनका, सब एकदम एक जैसे होते हैं, मतलब इनकी जो डेप्थ है वो सबकी समान होती है। और इधर क्या है, एरी का डेप्थ इनकी समान नहीं है, जो जितना ज़्यादा लार्जर होगा ब्लॉक उतना ही ज़्यादा नीचे भी ये जाएगा। ठीक है, और जितना छोटा होगा उतना ही कम नीचे जाएगा। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे, और ये हमारे 20 मार्क के 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए इनफ है। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है कि हमें वर्ड लिमिट एंड जो क्या होता है हमारा पेज लिमिट, उसको ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चंस को करना है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाइज बस लिखते जा रहे हैं और हमारे 2-3 पेजेस में तो कंप्लीट हो गए तो 20 मार्क्स उसमें भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट कॉलेज ईयर में पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हमें पेज लिमिट और वर्ड लिमिट भी देख करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम पॉइंट भी लिखेंगे लेकिन उसको और थोड़ा डिफाइन कर करके लिखेंगे। ओके, जैसे कि बुक ये सब में होता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं, थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आइसोस्टैटिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो सेकंड जो टॉपिक था हमारा बुक में वो भी था कि डेवलपमेंट ऑफ आइसोस्टैटिक कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसे बताइए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ आइसोस्टैटिक कॉन्सेप्ट का, प्रकाश डालिए इस पे, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक आइसोस्टैटिक टर्म यूज हुआ, जहाँ पे भी आइसोस्टैटिक टर्म यूज होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे अलग अलग होंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ऑफ आइसोस्टैटिक चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोई भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो पहले हम आइसोस्टैटिक को डिफाइन कर लेंगे, अगर आइसोस्टैटिक वर्ड उसमें आ जा रहा है तो उसको हम डिफाइन कर लेंगे पहले। अब सारे क्वेश्चन में मैंने नहीं करा है डिफाइन, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे पहले, और डिफाइन करने के बाद हम लिखेंगे कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे चीजें हुई। ठीक है,
तो पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। सेम चीज़ की जो हमारे अपर एरियाज हैं, जो स्टैंडिंग पार्ट्स हैं और जो लो लाइंग एरियाज हैं, उनके बीच में जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है रोटेटिंग अर्थ पे, उसको हम कहते हैं आइसोस्टेसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी came in the mind of geologist, but the concept grew out of attraction of giant mountainous masses. Okay, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी वाज, ये नहीं, आप ये भी लिख सकते हो ना कि इस थ्योरी की डेवलपमेंट 19th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुई, उससे पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया था इस पे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ था। स्टार्टिंग अगर यहाँ से करो तो वो भी बहुत सही रहेगा 19th सेंचुरी से। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से वो मेरा छूटा है, लेकिन आपको जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हो ना, तो ये वाला ध्यान रखना, और स्टार्टिंग वहाँ से करोगे तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि आगे क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, तो Pierre Bogart during his expedition of the Andes in 1735 to 45 found that the towering volcanic peak of Chimborazo was not attracting the plumb line as it should have done. ओके तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जाते हैं, हो सकता है ये सर्वे करने गए हों, तो देखते हैं कि जो प्लम्ब लाइन है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है चिम्बोराजो जो वोल्केनिक पीक है उससे। ठीक है, he thus maintained that the gravitational attraction of Andes is much smaller than that to be expected from the mass represented by this mountain. तो जितना ज़्यादा मास है इन माउंटेन्स का, उससे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे पता चला कि जितना हम अज्यूम कर रहे थे कि हमें इतना मिलेगा, अट्रैक्शनल फोर्स इतना होगा, लेकिन उससे काफ़ी स्मॉलर मिला। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे काफ़ी स्मॉलर हमें अट्रैक्शनल देखने को मिला, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब ये हम लिख देंगे जो इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में बताया। अब उसके बाद इसी के बेसिस पे सिमिलर डिस्पेंसरीज वर नोटेड ड्यूरिंग द जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट द देन सर्वर जनरल ऑफ इंडिया इन 1859। अब क्या होता है, 1735 में तो इन्होंने नोट कर दिया, तो अब नोट डाउन करने के बाद क्या होता है, 1859 में सेम चीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। उस टाइम में किसके अंडर में हो रहा था, जॉर्ज एवरेस्ट के अंडर में एक सर्वे हो रहा था, जियोडेटिक सर्वे, जिसमें ये पाया गया कि जो वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड चल रहा था, तो जो चीज़ें उन्हें देखने को मिली वो एकदम सिमिलर थी। जो एंडीज माउंटेन का बताया था किसने, पेरे बॉगर ने, एकदम उसके सिमिलर इनको भी देखने को मिले। ठीक है, तो काफ़ी सारे लिस्ट में नाम थे जिन प्लेसेस का उनको लैटिट्यूड डिटरमाइन करना था, लेकिन इसमें दो आता है स्पेशली, कल्याणपुर एंड कलियाना। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग देखो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, उसमें मैंने कल्याण लिखा था क्योंकि कहीं कहीं कल्याण लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे कल्याण लिखा हुआ है, कलियाना या फिर कल्याणपुर। ठीक है, तो कल्याण है और कहीं पे कल्याण है, तो इसमें मतलब वो नहीं होना है, दोनों चीजें ही सेम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, बस स्पेलिंग इधर उधर है। तो द डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड ऑफ कल्याणपुर एंड कल्याण 370 माइल्स अपार्ट, देखो कितने दूर है एक दूसरे से, was determined by both direct triangulation method and astronomical method। ठीक है, तो इन दोनों का जब लैटिट्यूड डिटरमाइन करना हुआ तो ट्रायंगुलेशन मेथड और एस्ट्रोनॉमिकल मेथड दोनों से ही लोगों ने क्या किया, डिटरमाइन किया स्कॉलर्स ने। ठीक है, तो देख सकते हो कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, तो जब डिटरमाइन किया गया है तो हम इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, कि रिजल्ट कैसे निकाला गया था, ट्रायंगुलेशन मेथड से इतना आया था और एस्ट्रोनॉमिकल से इतना, बस इतना आपको याद रखना है, और बीच में डिफरेंस इतना आया। ठीक है, अगर ये लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ये याद कर लेना, सिर्फ ये जो 5.236 सेकेंड है उसको बस याद कर लेना और लिख देना, कल्याण वॉज only 96 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हिमालयस, द डिफरेंस बिटवीन टू रिजल्ट्स अमाउंटेड इज 5.23 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना आप लिख दोगे, खत्म। ओके, अगर ये पूरा याद नहीं हो रहा है तो, और अगर याद हो जा रहा है तो दैट इज वेल, आप इसको भी ऐड कर सकते हो। इतना हुआ। अब ये सब आया जब ये डिफरेंस देखने को मिला कि निकाल तो हम सेम चीज रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या आया, डिफरेंस आ गया इतना का। ठीक है, तो जब डिफरेंस आया इतना, तो द इंटरप्रिटेशन ब्रॉट the fact before the scientists that enormous mass of Himalaya was responsible through its attractional force for the difference in the result of these two methods। ठीक है, तो दो मेथड से जब निकाला गया और डिफरेंस आ गया दोनों मेथड के बाद, तो यहाँ पे सामने आया चीज की हो सकता है कि जो हिमालय है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके अट्रैक्शनल फोर्स के लिए, मतलब हिमालय का जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस ला रहा है। ठीक है, दोनों मेथड के बीच में ये डिफरेंस ला रहा है। एक और फैक्ट आया सामने, एक ये तो फैक्ट हो ही गया, दूसरा फैक्ट आया कि जो हिमालय है वो भी उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है जितना कि उसका मास है, जैसा कि एंडीज के साथ हुआ, जितना ज्यादा इनॉर्मस मास है उतना वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं देखने को मिला। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर दिस मेनी स्कॉलर्स गेव द रीजन बिहाइंड लोअर फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ हिमालयस एंड ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स द डेवलपमेंट ऑफ आइसोस्टैसी थ्योरी गोज ऑन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर देना लास्ट में कि ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। फिर जब पता चला कि हिमालय उतना फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स उभर करके आए और सबने अपनी अपनी रीज़न रख दी इसके बिहाइंड में कि हाँ ये रीज़न है और ये रीज़न है। और उन्हीं रीज़न को आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ कि यही सब रीज़न के बेसिस पे इन्होंने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी को और ये आगे लेकर के गए। ठीक है, किसी ने कोई और कॉन्सेप्ट दिया, किसी ने कोई और, तो यही सब बेसिस चलता रहा और यहाँ तक हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगर आपको फिगर बनाना है तो आपको तो पता है कि डायग्राम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो यहाँ पे बना देना आप इस तरह से फिगर, ये हिमालयन माउंटेन हो गया हमारा, ये कल्याणपुर हो गया और ये कल्याण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा है, ओके, ये किस तरह से इधर से, मतलब इसको ऐसा होना चाहिए था तो ये उधर जा रहा है। ठीक है, और अब ये है ना कि यहाँ पे एज्यूम किया गया था कि इतना कम से कम तो अट्रैक्शनल फोर्स होगा ही, इतना अट्रैक्शनल फोर्स होगा, लेकिन मिला कितना हमें, सिर्फ इतना मिला। ओके, तो सिर्फ इतना मिला तो क्या मतलब हो सकता है इसका कि इतना इनॉर्मस मास हमने सोचा था कि माउंटेन का है, लेकिन अट्रैक्शनल फोर्स जितना हमने एज्यूम किया था उससे काफी कम आया। एज्यूम इतना हुआ और आया इतना। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा, ये टुवर्ड्स द सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अर्थ का सेंटर है। तो ये क्लियर हो गया सबका कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, अट्रैक्शनल फोर्स के पीछे क्या रीजन हो सकता है, इतना कम क्यों लगा रहा है, उसके बिहाइंड में अपने अपने रीजंस देते देते आइसोस्टेसी थ्योरी को और आगे बढ़ाया गया। ठीक है, प्रेजेंट द व्यूज ऑफ हेफोर्ड एंड बोवी रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू भी हम देखेंगे। अब हेफोर्ड का क्या कहना है, ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं और सेम चीजें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये आपका एक रिवीजन है, समझो दो। तो हेफोर्ड एंड बोवी हैव प्रोपाउंडेड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैट। इन्होंने प्रैट के सिमिलर में कॉन्सेप्ट दिया था। प्रैट का क्या कहना था, प्रैट का कहना था कि नीचे जो जाकर के एक क्या होता है, इनका जो डेप्थ है वो समान रहता है। ठीक है, इनका डेप्थ समान होता है, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने बताया है हेफोर्ड एंड बॉवी ने। और ऊपर में जो कॉलम्स है हमारे, सबकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ प्लेन वेयर देयर इज कंप्लीट कंपनसेशन ऑफ क्रस्टल पार्ट, densities vary with elevation of columns of crustal part above this plane of compensation। देखो, एक कंपनसेशन का प्लेट होता है, प्लेन होता है, और उसके ऊपर जो डेंसिटीज होती हैं वो क्रिस्टल पार्ट की वेरी करती है। तो ऐसा तो सेम चीज बताया है प्रैट ने। ओके, तो द डेंसिटी ऑफ द माउंटेन इज लेस दैन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर से ज्यादा माउंटेन वाली की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझो, जो प्रैट ने कहा था वो क्या था कि जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितना ज्यादा हमारा जो कॉलम है वो लार्जर होगा, डेंसिटी उतनी कम होगी। तो माउंटेन क्या हमारे लार्जर है और ओशन फ्लोर क्या है, वो हाइट में कम है काफी, तो क्या होगा, ओशन फ्लोर से कम डेंसिटी होगी किसकी, माउंटेन की। ठीक है, माउंटेन इज लेस देन ओशन फ्लोर। इन अदर वर्ड्स, द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मटेरियल अंडर द माउंटेन देन अंडर द फ्लोर ऑफ ओशन। मतलब कि जो क्रस्ट है वो काफी लाइटर मटेरियल से बना हुआ है माउंटेन के अंदर, और हम कंपैरिजन करें किससे, तो फ्लोर ऑफ ओशन से। ठीक है, फ्लोर ऑफ ओशन के अंदर में जो हमारे मटेरियल्स हैं वो लाइटर नहीं है उतने जितने कि माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे। देयर इज सच अ जोन बिलो द प्लेन ऑफ कंपनसेशन वेयर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन लैटरल डायरेक्शन। तो नीचे का जो है ना, क्योंकि ये एकदम सेम डेप्थ पता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लाइन पे ये क्या है, डेंसिटी इनकी सेम है। ऊपर में तो भले ही सबकी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक हमारे डिफरेंट है, इनकी साइज डिफरेंट है, तो उसकी वजह से डेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला हम बोला जा रहा है कि सच ए जोन बिलो द प्लेन ऑफ कंपनसेशन, जहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा इन लैटरल डायरेक्शन। Thus, according to Hayford and Bowie, there is inverse relationship between the height of columns of the crust and their respective densities, as assumed by Pratt. Above the line of compensation, the plane of compensation level of compensation is supposedly located at depth of about 100 km. The columns having the rocks of lesser density stand higher than the columns having rocks of higher density। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू हेफोर्ड एंड बॉवी देख सकते हो आपकी इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ क्रस्ट के बीच में और उनकी रिस्पेक्ट डेंसिटी के बीच में। मतलब जो सेम चीज जो प्रैट ने बताया ना
कि इनवर्स रिलेशनशिप है कॉलम के हाइट में और डेंसिटी में, हाइट जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। सेम चीज़ इन्होंने हेफोर्ड और बेबी ने भी इसको रिप्रेजेंट किया है, इसी चीज़ को सपोर्ट किया है। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ जो बताई वह है कि प्लेन ऑफ कंपनसेशन कितना है, डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर में लोकेटेड है। ठीक है, जो कि एकदम पूरी तरीके से जिसको क्रिटिसाइज किया गया बोल सकते हो। देखो आगे हम पढ़ेंगे जॉली का। ठीक है, तो जॉली ने इनको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इतना नीचे इतना डेप्थ में जाएंगे तो चीज़ें लिक्विफाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जॉली का। ठीक है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ जॉली रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। अब यहाँ पे अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप आइसोस्टेसी को डिस्क्राइब करके और फिर लिख सकते हो आगे, सिर्फ थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देना। और ये ज़्यादातर अगर किसी एक का पूछ रहा है ना व्यू, तो ये सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। किसी दो का अगर पूछ रहा है कंपेरिजन करने के लिए तो वो 10 मार्क का हो सकता है। और अगर 3 क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे आइसोस्टेसी पूछ दिया कि क्या है, और उसके बाद 2 को कंपेरिजन करने के लिए, तो वो 15-20 मार्क का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे जॉली प्रेजेंटेड हिज व्यूज ऑन आइसोस्टेसी इन द ईयर। अगर ईयर आपको याद है कि कब प्रेजेंट किया किसने, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। एंड देन आगे उसकी देखेंगे क्या व्यूज रहे। तो ही डिसअप्रूव द व्यू ऑफ हेफोर्ड एंड बॉबी अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ लेवल ऑफ कंपनसेशन एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड दैट द टेम्परेचर एट दिस डेप्थ वुड बी सो हाई दैट इट वुड काउज कंप्लीट लिक्विफिकेशन एंड thus the level of compensation would not be possible। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिक्विफिकेशन बोला मैंने, ये लिक्विफैक्शन है। तो क्या हुआ, जॉली ने क्या कहा, तो इन्होंने बताया कि जो हेफोर्ड एंड बॉबी ने कहा ना कि 10 किलोमीटर डेप्थ में क्या है हमारा लेवल ऑफ कंपनसेशन है, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया और कहा कि अगर इतने मीटर की डेप्थ की अगर हम बात करें कि इतना मीटर डेप्थ में हमारा लेवल ऑफ कंपनसेशन है, तो भैया वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होगा कि सारी चीज़ें लिक्विफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेवल ऑफ कंपनसेशन बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि कोई लेवल ऑफ कंपनसेशन नहीं है, एक जोन है जो कि कितने का है, 10 माइल का है, 16 किलोमीटर का है। ठीक है, इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे कि इन्होंने क्या बताया अगर इसको डिसअप्रूव किया। तो आगे कुछ चीज़ें अगर पता है तो लिखेंगे और नहीं पता है तो फिर डायग्राम बना लेंगे। 5 मार्क्स से में इससे ज़्यादा कुछ का नहीं होगा। ठीक है, और किसके क्लोजर है तो वो लिख देंगे, ऐड कर देंगे, खत्म काम। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ, द डेंसिटी वेरीज इन दिस जोन ऑफ 10 माइल थिकनेस। इट दस जॉली एज्यूम द लेवल ऑफ कंपनसेशन एज नॉट अ लीनियर फेनोमेनल बट अ जोनल फेनोमेनल। इन्होंने इसको जोनल कहा है, लीनियर नहीं कहा है। इन अदर वर्ड्स ही डिड नॉट बिलीव इन द लाइन ऑफ कंपनसेशन। अगर दूसरे वर्ड में कहा है तो लाइन ऑफ कंपनसेशन में इनका बिलीव था ही नहीं। ठीक है, ये जोन ऑफ कंपनसेशन में बिलीव कर रहे थे और 10 माइल का इन्होंने थिकनेस बताया। और ये भी बताया कि इधर तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है लेकिन जोन ऑफ कंपनसेशन में डेंसिटी वेरी कर सकती है। ठीक है, thus his concept is closer to Airy's concept rather than the concept of Hayford and Boy। तो इनका कॉन्सेप्ट हेफोर्ड एंड बॉय से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ज़्यादा मैच किससे कर रहा है, एरीज से। ठीक है, तो एरीज से मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भी यूनिफॉर्म डेंसिटी बताई है ऊपर में, जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी बताई है सबकी, और एरी ने भी सेम चीज़ यही कहा था। और प्रैट का क्या था, प्रैट को कर रहे थे ना हेफोर्ड एंड बॉबी, प्रैट को कर रहे थे सपोर्ट। तो प्रैट का तो कहना था कि डेंसिटी ऊपर में यूनिफॉर्म है ही नहीं, यहाँ पे सबकी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोजर किसके है, एरीज के कॉन्सेप्ट में। तो 5 मार्क का हमारा बन गया। और इस तरह का हम डायग्राम बना देंगे, बहुत ही ईजी है, बस याद कर लेना है कि किस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है हिस्किन का। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन व्यूज ऑफ हिस्किन एंड रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। तो इसका मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन बता दिया था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरी एंड प्रैट के दोनों के ही जो कॉन्सेप्ट दोनों को मिला करके एक न्यू कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। कब, 1933 में। ओके, तो अब इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। ये भी अगर एक क्वेश्चन आता है सिर्फ इनका व्यूज तो ये भी सिर्फ 5 मार्क का होगा। पहले हम आइसोस्टेसी को डिस्क्राइब कर लेंगे, फिर शुरू करेंगे कि इन्होंने क्या प्रेजेंट किया। तो इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया 1933 में, कंबाइंड करके एरी एंड प्रैट दोनों के। ठीक है, एरी का क्या कहना था, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है वेरिंग थिकनेस के साथ, और प्रैट का कहना था कि वेरिंग डेंसिटी होती है डिफरेंट कॉलम में। ठीक है, तो इन दोनों को इन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया और नया एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया। अकॉर्डिंग टू हिम डेंसिटी ऑफ रॉक्स वेरीज विद इन अ कॉलम। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि विद इन अ कॉलम, कोई एक ही कॉलम है ना तो उसमें भी क्या है, डेंसिटी वेरी करती है। ओके, उसके अलावा क्या, विद इन द कॉलम सेक्शन ऑफ अर्थ एंड बिटवीन द कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉक ऑफ अ कॉलम एट अ सी लेवल। सी लेवल की बात हो रही है। ठीक है, सी लेवल पे एक मान लो ऐसे रॉक है, ये हमारा सी है, तो सी लेवल पे जो रॉक होगा, ठीक है, उसकी क्या बताई है, हैव हायर डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, देन एट द हायर एलिवेशन ऑफ द सेम कॉलम। किसके
कंपैरिजन में देखें तो जो हायर एलिवेशन है, ठीक है, हायर पोर्शन है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। विच मीन्स एज वी गो डाउनवर्ड, ये आप नहीं भी लिखोगे ये वाला तो चलेगा, आपको बस ये वाला देख लेना है कि क्या है, ठीक है, बस आपको ये लाइन याद रखना है। तो मीन्स एज वी गो डाउनवर्ड द रॉक्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट मच डेंसर बिकम डेंसर, दैट इज डेंसिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे डेंसर होते जाएगा। यही चीज़ तो है कि मैग्मा डेंसर है और ऊपर का क्रस्ट जो है वो क्या है, वो सिर्फ डेंस है, वो ज़्यादा डेंसर नहीं है। तो डेंसिटी क्या हो रही है, नीचे जाते जाते बढ़ रही है। सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन कॉलम्स ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑल्सो वेरीज, ठीक है। तो अब क्या है कि डेंसिटी ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन या फिर डिफरेंट कॉलम, अलग अलग कॉलम में भी अर्थ के पार्ट में अलग अलग कॉलम बने हुए, अलग अलग क्या है हमारे पास लैंडफॉर्म है। तो जैसे कि एक लैंडफॉर्म में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डेंसिटी है, ठीक है, ऊपर में कुछ और डेंसिटी, नीचे कुछ और डेंसिटी, वैसे ही अलग अलग कॉलम में भी डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। दस इट अपीयर्स दैट डेंसिटी ऑफ रॉक्स वेरीज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। मतलब कि वर्टिकली भी डेंसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली भी क्या कर रहा है, डेंसिटी वेरी कर रहा है अर्थ के पार्ट में। सेम, बस इन्होंने इतना समझा दिया। तो 5 मार्कर में इतना काफी नहीं है, इतना हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर हमें मन कर रहा है डायग्राम बनाने का, तो जो इन्होंने लास्ट में कहा है कि हॉरिजॉन्टली वेरी कर रहा है और वर्टिकली वेरी कर, सॉरी ये क्या है, वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टली है, तो इसको बना देंगे कि हाँ वर्टिकली ऐसे वेरी कर रहा है और ऐसे हॉरिजॉन्टली अलग अलग डेंसिटी दिखा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। थ्रो लाइट ऑन द व्यूज ऑफ होल्म्स रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। होल्म्स का व्यूज अगर देखें तो इन्होंने क्या कहा है, द व्यूज ऑफ आर्थर होल्म्स ऑन आइसोस्टेसी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आर कंपैटिबल विद द व्यूज ऑफ एरी, ठीक है। इनका किससे मैच कर रहा है, एरी से भी, एरी से मैच कर रहा है इनका भी। फॉलोइंग एरी, होल्म्स हैज आल्सो assumed that standing crystal part are made of lighter materials, and in order to balance the major portion of this lighter, these higher columns are submerged into greater depth of lighter materials of very low density, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि लो डेंसिटी के चीज़ों, लो डेंसिटी वाले मटेरियल्स, लाइटर मटेरियल्स में क्या है, लाइटर मटेरियल्स में जो हमारे माउंटेन्स है, फिर जो हाई डेंसिटी है इधर, नहीं नहीं कुछ और है, ठीक है। देखो ऑल्सो अज्यूम दैट अपस्टैंडिंग क्रिस्टल पार्ट्स मेड अप ऑफ लाइटर मटेरियल्स, ठीक है। लाइटर मटेरियल से बने हुए जो हमारे अपस्टैंडिंग पार्ट्स है वो कहाँ है, वो डूबे हुए हैं, किसमें, मैग्मा में डूबे हुए हैं बोल सकते हो, ठीक है। इन ग्रेटर डेप्थ ऑफ लाइटर मटेरियल, अब ये जो जहाँ पे डूबे हुए ना वो भी क्या है, वो भी लाइटर मटेरियल ही है, ठीक है, उसमें ये डूबे हुए हैं। According to Holmes, the higher columns are standing because of the fact that there is a lighter material below them for greater depth, whereas there is a lighter material below the smaller columns up to lesser depth, ठीक है। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जितने भी हाइयर हमारे कॉलम्स है वो खड़े इसलिए हैं क्योंकि इनके जस्ट नीचे क्या है, लाइटर मटेरियल्स हैं जिनमें ये डूबे हुए हैं काफ़ी डेप्थ तक। और वैसे ही सेम है कि जो हमारे स्मॉलर कॉलम्स हैं वो क्यों हैं, खड़े क्यों हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके नीचे क्या है, कम डेप्थ तक लाइटर मटेरियल है, इसकी वजह से, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ये किसका कहना है, ये कहना है होल्म्स का। काम खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि ये व्यूज एरी से कैसे मैच कर रही है, कहाँ पे मैच कर रही है, तो क्योंकि एरी ने कहा था कि जो चीज जितनी ज्यादा लार्ज होगी, लाइक माउंटेन हमारे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, तो वो उनका जो डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा होगा, और जितने स्मॉलर कॉलम होंगे उनकी डेप्थ भी इसमें उतनी ही स्मॉल होगी, यही चीज तो था, तो इसलिए इनसे मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। थ्रो लाइट ऑन ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट भी था लास्ट में, तो हो सकता है कि इस पे भी आपसे क्वेश्चन कर दे। अब मैंने तो नहीं जाकर क्वेश्चन बनाना है ना, तो हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसका भी लिख दिया। तो आपको बस इस, जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, क्या था, जो भी वीडियोस थे, जो भी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था, तो वो सेम चीज यहाँ पे ऐड कर देंगे। इट इज क्वाइट अपरेंट दैट देयर इज नो कंप्लीट आइसोस्टैटिक बैलेंस ओवर द ग्लोब, द अर्थ इज अनस्टेबल। क्योंकि अर्थ अनस्टेबल है इसलिए कहीं पे भी ये जो ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये चीज हम लिखेंगे। उसके बाद अब क्यों नहीं है वो देख लो। इंडोजेनेटिक फोर्सेज ऑफन डिस्टर्ब, अब यहाँ पे ये क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्सेज इसको क्या करें, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बैलेंस कैसे बनेगा, ठीक है।
इंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड देयर टेक्टोनिक इफेक्ट्स आर काउज इम्बैलेंस। अब इंडोजेनेटिक फोर्सेज, उसके अलावा टेक्टोनिक इफेक्ट्स हो गए, सारे ही क्या कर रहे हैं, आइसोस्टेसी को मेंटेन नहीं करने देते, ठीक है, इसको इम्बैलेंस करते रहते हैं। लेकिन अर्थ हमेशा क्या करती है, जो नेचर है हमेशा ट्राई करती है कि एक आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट बना रहे, ठीक है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हो गए, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, विंड, इसकी वजह से क्या होता है, डेन्यूडेशन, लाइक इरोजन होते रहता है, इरोजन से फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, इधर डिपोजिशन होगा। तो यहाँ पे भी ट्राई करेगी नेचर कि जो डिपॉजिट मटेरियल है वो नीचे जाएंगे और इधर फिर से अपलिफ्टमेंट का काम शुरू कर देंगे, ठीक है। जो चीज़ें फिर आगे जा करके क्या होंगी, डिपॉजिट होंगी और फिर नीचे जाएंगी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस आइसोस्टैटिक बैलेंस इज मेंटेन बाय अंडरनीथ। तो सेम चीज़ मैंने समझा दिया कि बैलेंस कैसे होगा, ये नीचे जाएंगी और इधर से फिर अपलिफ्टमेंट का काम करेंगी, तब जाके ये क्या होगा, बैलेंस होते रहेगा धीरे धीरे। तो कभी लगता है कि जो माउंटेन्स है हमारे वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।